हेलो एंड वेलकम बैक टू ए सोशियोशास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई श्रृंखला में आज हम सैम्पलिंग पर चर्चा करेंगे। सैम्पलिंग यानी निदर्शन, प्रतिदर्श, प्रतिचयन अथवा नमूनाकरण। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है, एक वैज्ञानिक सैम्पलिंग के लिए कौन कौन से आवश्यक तरीके होते हैं, सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है, साथ ही किसी भी अनुसंधान के लिए यह आवश्यक क्यों होती है। हम आए दिन अपने दिन प्रतिदिन की अनेकों क्रियाओं में इससे रूबरू होते हैं। हमें कोई सामान खरीदना है, कोई फल खरीदना है, सब्जी खरीदना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस समूचे में से कुछ निश्चित इकाइयों को उठाकर उनको चयनित कर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वह संबंधित वस्तु किस प्रकार की है, क्या वह हमारे लेने लायक है अथवा नहीं। हालांकि सामाजिक अनुसंधान में चूंकि समस्त क्रियाएं वैज्ञानिक तरीके से होती हैं, तो इसमें अनायास ही कुछ इकाइयों को चयनित कर हम सैंपलिंग को वैज्ञानिक तरीके से नहीं निर्मित कर सकते। यहाँ कुछ वैज्ञानिक तौर तरीके होते हैं जिन्हें अपनाकर ही हम सैंपलिंग का उपयोग अपने सामाजिक अनुसंधान के तहत करते हैं। तो आइए सैंपलिंग को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। निदर्शन मूल रूप से एक संपूर्ण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम संपूर्ण जनसंख्या से एक निश्चित इकाइयों का चयन करते हैं तथा साथ ही हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जिन इकाइयों का हम चयन कर रहे हैं वह समूची जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस प्रकार से चयनित इकाई और उनसे संकलित किए गए तथ्यों को अनुसंधानकर्ता उस समूचे जनसंख्या पर लागू करता है तथा वह इसका विश्लेषण कुछ इस तरीके से करता है कि प्राप्त जानकारी अथवा निष्कर्ष को हम समूचे जनसंख्या पर लागू कर सकें। यहाँ निदर्शन के अनेक अलग अलग विधियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता उन इकाइयों को चयनित करता है। मसलन इसे हम एक उदाहरण के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। विगत 2 वर्षों में समूचे विश्व में एक वृहत महामारी फैली हुई थी तथा उसके निवारण हेतु अनेकों डॉक्टर और एजेंसियां सक्रिय रूप से क्रियाशील थीं। वे निरंतर प्रयास कर रहे थे कि कुछ ऐसी दवाइयों अथवा वैक्सीन का इजाद किया जाए ताकि इस महामारी से हमें छुटकारा मिल सके। तो ऐसे में उस दवा अथवा वैक्सीन का शोध समूचे जनसंख्या पर कर पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के पास निदर्शन का एक विकल्प बचा। उन्होंने कुछ निश्चित जनसंख्या को चुना, उन पर शोध किया और उसके आधार पर इस वैक्सीन को निर्मित किया। उसके लिए अलग अलग फेजेस का निर्माण किया गया। कुछ दवाइयां हैं जो पहले फेज में पास हो पाईं, कुछ दवाइयां हैं जो दूसरे फेज में फेल हो गई, कुछ दवाइयां हैं जो तीनों फेज को पार करके फाइनली एक वैक्सीन के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई। तो कहने का आशय यह है कि संपूर्ण जनसंख्या पर शोध कार्य कर पाना दुष्कर होता है। तो ऐसे में कुछ निश्चित इकाइयों को चयनित कर लिया जाता है तथा उन चयनित इकाइयों के आधार पर ही हम संपूर्ण जनसंख्या पर संबंधित हस्तक्षेप को लागू करते हैं अथवा उन इकाइयों से तथ्यों को संकलित करते हैं, संकलित कर उस निष्कर्ष को समूचे जनसंख्या पर लागू करने का प्रयास करते हैं। किसी भी वैज्ञानिक निदर्शन में अनुसंधानकर्ता को कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला तो यह कि जिस इकाई का चयन अनुसंधानकर्ता द्वारा निदर्श के रूप में किया जा रहा है वह इकाई उस समूची जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। वैसे तो इसको लेके कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, परंतु फिर भी कुछ विद्वानों का मत है कि संपूर्ण जनसंख्या का कम से कम 10% भाग निदर्श के रूप में चयनित किया जाना चाहिए। यहाँ अनुसंधानकर्ता निदर्श के आकार को जितना अधिक बड़ा करेगा उसके शोध में, उसके अनुसंधान में विश्वसनीयता और वैधता उतना ही ज़्यादा सुदृढ़ होगी। अनुसंधानकर्ता के पास निदर्शन के रूप में अनेकों प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से अनुसंधान के उद्देश्य निर्मित किए गए हैं, अनुसंधान की प्रकृति निर्मित की गई है, अनुसंधान प्रारूप नियोजित किया गया है, उसी के अनुरूप निदर्शन प्रविधि का चयन अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। साथ ही अनुसंधानकर्ता को पूर्व साहित्यों के अध्ययन के आधार पर भी इस बारे में व्यवस्थित जानकारी प्राप्त हो जाती है कि संबंधित अध्ययन में किस प्रकार के निदर्शन प्रविधि का उपयोग किया जाना चाहिए।
कई बार अनुसंधानकर्ता ऐसे अनुसंधान करने का प्रयास करता है जिसके बारे में उसे पूर्व में अधिक जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे में वह पूर्व के साहित्यों का अध्ययन करता है तथा उन साहित्यों के आधार पर वह जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करता है। उन साहित्यों में जिस प्रकार के निदर्शन का उपयोग किया गया है उससे भी अनुसंधानकर्ता अपने वर्तमान अनुसंधान में मदद ले सकता है। आइए अब इसके बाद यह समझ लेते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान में निदर्शन क्यों आवश्यक होता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका कि संपूर्ण जनसंख्या पर कार्य करना किसी भी अनुसंधानकर्ता अथवा एजेंसी के लिए संभव नहीं होता है। अतः ऐसे में उनके द्वारा एक निश्चित इकाई का चयन किया जाता है तथा उन्हीं इकाइयों के आधार पर वह अपने संपूर्ण शोध को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चूँकि अनुसंधान कार्य के दौरान पर्याप्त समय नहीं होता है, प्रायः समय की कमी होती है, संसाधन की कमी होती है, अतः ऐसे में संपूर्ण जनसंख्या पर गहन अध्ययन कर पाना दुष्कर होता है। इस संबंध में हमारे समक्ष सबसे सटीक उदाहरण है एग्जिट पोल, जो अनेक न्यूज एजेंसियों द्वारा किया जाता है। जब भी चुनाव किसी भी क्षेत्र में होता है तो ये न्यूज एजेंसियां संबंधित क्षेत्र में जाती हैं, कुछ लोगों से बात करती हैं, उनके विचारों को समझने का प्रयास करती हैं तथा उसके आधार पर ही ये एग्जिट पोल निर्मित कर यह बताते हैं कि फला पार्टी इस क्षेत्र में जीत रही है अथवा इतने वोट से आगे है, क्या उनका रेशियो है। अब इसमें उन न्यूज एजेंसीज के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वह उस क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या से बातचीत करें, सभी से वे बात विचार करें, विमर्श करें, सभी से Q&A करने के चांसेज उनके पास कम होते हैं, विकल्प कम होते हैं। तो ऐसे में वे कुछ निश्चित व्यक्तियों को चयनित करते हैं और उनसे प्रश्न पूछ के उनसे प्राप्त होने वाले उत्तरों के आधार पर एग्जिट पोल को निर्मित कर लेते हैं। ऐसे बहुत कम ही शोध होते हैं जहां निदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि अनुसंधानकर्ता ऐसे शोध कर रहा है जहां जनसंख्या छोटी है, सीमित है, तो ऐसे में वह संपूर्ण जनसंख्या को अध्ययन की इकाई के रूप में प्रयोग में ला सकता है। जैसे भारत सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला सेंसस रिपोर्ट, इसमें निदर्शन का उपयोग नहीं किया जाता है, समूची जनसंख्या का चयन किया जाता है तथा इसमें काफ़ी समय लगता है, बहुत सारे कार्यकर्ता लगते हैं और उसके उपरांत वह समूचे जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अब यहाँ हमें यह भी ज्ञात है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले इस सेंसस रिपोर्ट में मात्र जनसंख्या का विवरण रहता है, कितने लोग रह रहे हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं। इस बारे में कोई गहन जानकारी नहीं होती है कि किस परिवार के पास कैसे संसाधन हैं, उन्हें कौन सी समस्याएं हैं, उनके दैनंदिन क्रियाओं में क्या क्या घटनाएं हैं जो घटित हो रही हैं, उनका व्यवहार किस तरीके से है, उनके विचार कैसे हैं, आदि प्रकार से कोई भी जानकारी उस सेंसस में नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम गहन जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में हमें निदर्शन का सहारा लेना होता है। जब भी हम बड़ी जनसंख्या से सामग्री इकट्ठा करते हैं तो ऐसे में सतही जानकारी प्राप्त करना सरल होता है। गहन जानकारी के लिए अधिक समय और संसाधन की आवश्यकता होती है। निदर्शन का उपयोग मूल रूप से समय की बचत हेतु किया जाता है। चूँकि अनुसंधानकर्ता के पास अपार समय नहीं होता है, उसे एक निश्चित समय के अंदर ही अपना शोध कार्य पूर्ण करना होता है, तो ऐसे में वह निश्चित इकाइयों को चयन कर उनसे संबंधित विषय के बारे में जानकारी संकलित करता है तथा उसी आधार पर अपना निष्कर्ष प्रतिपादित करता है। यदि वह समूचे जनसंख्या से तथ्यों को संकलित करे तो ऐसे में बहुत अधिक समय लगेगा, जो कि अनुसंधानकर्ता के पास नहीं होता है। इसके अलावा निदर्शन में अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि अनुसंधानकर्ता अधिक लोगों के यहाँ जाए, उनके विचारों को समझे, उनसे प्रश्न व उत्तर संकलित करे, तो ऐसे में अधिक धन की आवश्यकता होती है। यहाँ अनुसंधानकर्ता निदर्शन के माध्यम से एक छोटी इकाई द्वारा तथ्यों को संकलित करता है तथा उसे समूची जनसंख्या पर लागू करता है। एक बड़ी जनसंख्या पर तथ्यों को संकलित करने के लिए अलग अलग लोगों से मिलने हेतु उन्हें खोजना पड़ता है, तलाशना पड़ता है, जिसमें अतिरिक्त धन खर्च होता है। इसके अलावा गहन सूचनाओं के संकलन के लिए भी निदर्शन महत्वपूर्ण होता है। जब भी हमें कम लोगों से सूचनाओं को संकलित करना है तो ऐसे में
अनुसंधानकर्ता उन लोगों के साथ अधिक समय व्यतीत कर पाता है, गहराई से उनके विचारों को समझ पाता है तथा इस प्रकार से एक समृद्ध तथ्यों का संकलन संभव हो पाता है। मसलन यदि अनुसंधानकर्ता कुछ व्यक्तियों के साक्षात्कार को अपने सूचनाओं के संकलन की प्रविधि के रूप में उपयोग में लाता है, तो ऐसे में एक बड़ी जनसंख्या को सम्मिलित कर पाना मुश्किल होता है। एक नमूने की जनसंख्या अथवा इकाइयों को चयनित कर उनसे हम व्यवस्थित रूप से साक्षात्कार ले सकते हैं तथा सूचनाओं को संकलित कर सकते हैं। आइए अब इसके बाद निदर्शन की कुछ प्रमुख पद्धतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे मूल रूप से निदर्शन को विद्वानों ने कुल 2 प्रविधियों में वर्गीकृत किया है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड यानी संभाव्य निदर्शन प्रविधि। इस प्रकार की प्रविधि में संपूर्ण जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को निदर्शन की इकाई के रूप में चयनित किए जाने की बराबर की संभावनाएं रहती हैं। प्रत्येक इकाई को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ अनुसंधानकर्ता दैवीय तरीके से उन इकाइयों को चयनित करता है। उदाहरण के लिए, यदि समूची जनसंख्या 1000 इकाइयों की है तो ऐसे में प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ अनुसंधानकर्ता संपूर्ण जनसंख्या पर विचार करता है, उन्हें समझता है, उनके बारे में जानकारी संकलित करता है तथा इसके उपरांत एक निश्चित वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर निदर्शन के रूप में उन इकाइयों को चयनित करता है। संभाव्य निदर्शन प्रविधि के इन 4 प्रकारों को समझने के पहले हमें निदर्शन की कुछ तकनीकों के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। यहाँ विद्वानों ने कुल 4 अलग अलग निदर्शन तकनीकों के बारे में चर्चा की है: लॉटरी विधि, कार्ड विधि, ग्रिड विधि और टिपेट विधि। लॉटरी विधि में अनुसंधानकर्ता समस्त इकाइयों के नाम को एक कागज की चिट पर लिखता है, उन्हें मोड़कर रख लेता है तथा किसी बॉक्स में या किसी बर्तन में उसे रखकर हिलाता है और एक एक करके उनसे इकाइयों को चयनित करता है। प्रत्येक कागज पर लिखे गए नाम को अनुसंधानकर्ता उस बॉक्स अथवा बर्तन से निकालता है तथा उन्हें अपनी इकाई के रूप में चयनित कर लेता है। इस प्रकार के विधि को हम लॉटरी विधि कहते हैं। इसके बाद कार्ड विधि। कार्ड विधि भी लॉटरी विधि की तरह ही मिलती जुलती है। यहाँ पर एक कार्ड होता है जहाँ अनुसंधानकर्ता उन इकाइयों के नाम अथवा नंबर अथवा किसी दिए गए संकेतक को लिखता है तथा उसे एक ड्रम में रखता है। उस ड्रम को वह हिलाकर उसमें से एक एक कार्ड निकालता है तथा उस पर जो भी संख्या अथवा संकेतक अनुसंधानकर्ता द्वारा दिया गया है उसके अनुरूप ही वह उन इकाइयों को चयनित कर लेता है। यह प्रक्रिया अनुसंधानकर्ता तब तक करता है जब तक उसके द्वारा पूर्व में ही निर्धारित की गई संख्या तक निदर्शन की इकाई नहीं प्राप्त हो जाती है। इसके उपरांत ग्रिड विधि। ग्रिड विधि में अनुसंधानकर्ता एक पहले से ही नक्शा तैयार कर लेता है अथवा समूचे इकाइयों को किसी भी कागज अथवा चार्ट पेपर पर लिख लेता है तथा उसके पास एक ग्रिड होता है जो कि पारदर्शक पदार्थ से बनी हुई शीशे की एक बॉक्स नुमा आकृति होती है। वह उसे समूचे चार्ट पर रखता है तथा जिस जिस बॉक्स पर उसे इकाइयों को चयनित कर लेना है वह पहले ही उन बॉक्स पर निशान लगा लेता है। वह निशान जिस किसी भी इकाई के ऊपर आता है उसे अनुसंधानकर्ता अपने निदर्शन की इकाई के रूप में चयनित कर लेता है। इसके उपरांत टिपेट विधि। यह एक टिपेट नामक विद्वान द्वारा निर्मित की गई विधि है जिसमें उन्होंने कुल 10,400 संख्याओं के बारे में पहले से ही विवरण दिया हुआ है। रैंडमली इन समस्त संख्याओं को व्यवस्थित कर उन्होंने एक सूची तैयार की है। अनुसंधानकर्ता इसी सूची के आधार पर भी निदर्शन के लिए इकाइयों को चयनित कर सकता है। संभाव्य निदर्शन प्रविधि के इन 4 प्रकारों में इन्हीं पद्धतियों के आधार पर इकाइयों को चयनित किया जाता है। अब आइए इन प्रकारों को समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैंपलिंग यानी सरल दैव निदर्शन। यहाँ संपूर्ण जनसंख्या से इकाइयों को रैंडमली चयनित कर लिया जाता है। अनुसंधानकर्ता इन इकाइयों को चयन करने के लिए किसी अन्य विधि अथवा तरीके का उपयोग नहीं करता है। वह स्वाभाविक रूप से किसी भी इकाई को अपने निदर्शन के लिए चयनित कर लेता है। यहाँ इकाइयों का चयन मात्र एक संयोग के रूप में होता है तथा समस्त इकाई को चुने जाने की समान संभावनाएं रहती हैं।
जैसा कि पहले भी 4 अलग अलग तकनीकों के बारे में चर्चा की गई, तो उन चारों तकनीकों में से जिस किसी भी तकनीक का उपयोग अनुसंधानकर्ता निदर्शन की इकाई को चयनित करने के लिए करना चाहता है वह कर सकता है। वह लॉटरी, ग्रिड, टिपेट अथवा कार्ड किसी भी तरीके के आधार पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग के तहत इकाइयों को चयनित कर सकता है। इसके उपरांत स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग यानी स्तरित दैव निदर्शन, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, यहाँ अलग अलग स्तरों के बारे में बात की गई है। कई बार जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र में जाता है तो वह पाता है कि उसका अध्ययन क्षेत्र अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत है। तो ऐसे में उन अलग अलग वर्गों से वह रैंडमली इकाइयों को चयनित करता है। जैसे यदि वह जाति आधारित कोई अध्ययन कर रहा है तो पहले से ही संबंधित क्षेत्र में अलग अलग जातियां हैं, उन अलग अलग जातियों की अलग अलग संख्याएं हैं। अगर वह सिंपल रैंडम सैंपलिंग के तहत वहां पर इकाइयों को चयनित करे तो ऐसे में यह हो सकता है कि किसी एक जाति की ज़्यादा इकाइयां चयनित हो जाएं। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जाति है जो कि चयनित होने से रह जाए, तो ऐसे में अनुसंधान प्रभावित हो जाता है, उसके विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। जब भी इस प्रकार के अध्ययन क्षेत्र से अनुसंधानकर्ता को तथ्यों को संकलित करना होता है तो वह उन्हें कुछ अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर लेता है, अलग अलग स्तरों में वर्गीकृत कर लेता है तथा उन स्तरों से वह रैंडमली संयोग के आधार पर ही इकाइयों को चयनित कर लेता है। जैसे इसी उदाहरण के आधार पर यदि अलग अलग जातियां हैं उस संबंधित अध्ययन क्षेत्र में तो वह प्रत्येक जाति से रैंडमली इकाइयों को चयनित कर लेगा। यहाँ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कुल 2 प्रकार से होती है। एक तो डिसप्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शनेट यानी अनुपातिक और गैर अनुपातिक। अनुसंधानकर्ता पूर्व में ही यह निश्चित कर लेता है कि वह संपूर्ण जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर ही इकाइयों को चयनित करेगा अथवा वह एक निश्चित संख्या के आधार पर ही इकाइयों को चुनेगा। अब यदि हम अनुपातिक प्रकार की बात कर लें तो यह संपूर्ण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगी। मसलन यदि अनुसंधानकर्ता ने पूर्व में ही यह निश्चित कर लिया है कि वह 10% इकाइयों को समूची जनसंख्या के निदर्शन के रूप में उपयोग करेगा, तो अलग अलग जातियों की जो समूची जनसंख्या है उसके अनुरूप वह 10% इकाइयों को चयनित करेगा। मसलन यदि किसी जाति की संपूर्ण जनसंख्या 1000 है तो उस जाति की इकाई के रूप में 10% यानी 100 इकाइयों को अनुसंधानकर्ता चयनित करेगा। वहीं दूसरी जाति जिसकी जनसंख्या 500 है तो ऐसे में उसका 10% यानी 50 इकाइयों को चयनित किया जाएगा। तो इस प्रकार के निदर्शन को अनुपातिक प्रकार के तहत समझा जाएगा। वहीं दूसरा गैर अनुपातिक प्रकार यानी प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक स्तर से अनुसंधानकर्ता 50-50 इकाइयों को चयनित कर लेगा। उसकी संपूर्ण जनसंख्या चाहे जितनी हो, इससे उसके चयनित किए जाने वाली इकाई पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। संबंधित जाति की जनसंख्या 1000 हो, 500 हो अथवा 100 हो, चूँकि उसने पूर्व में ही निर्धारित कर लिया है कि वह प्रत्येक जाति से 50 इकाइयों को चयनित करेगा। तो इस विधि को हम गैर अनुपातिक स्तरित दैव निदर्शन के तहत समझेंगे। इसके उपरांत सिस्टमेटिक सैंपलिंग यानी व्यवस्थित निदर्शन। इस प्रकार के निदर्शन में अनुसंधानकर्ता समूची इकाइयों को एक स्थान पर लिख लेता है। वह संपूर्ण जनसंख्या की एक सूची तैयार कर लेता है तथा पूर्व में ही वह इस बात का संज्ञान कर लेता है कि उसे कितनी इकाइयों को चयनित करना है, वह किस स्थान से चयनित करना है। मसलन वह संपूर्ण जनसंख्या को आरोही अथवा अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करके लिख लेता है तथा वह पूर्व में ही यह निर्धारित कर लेता है कि प्रत्येक 10वीं अथवा 5वीं इकाई को वह निदर्शन की इकाई के रूप में चयनित करेगा तथा उस सूची में जो भी इकाई उस स्थान पर आएगी उसे अनुसंधानकर्ता द्वारा चुन लिया जाएगा। निदर्शन को चयन करने में यहाँ अनुसंधानकर्ता एक प्रारंभिक बिंदु का निर्धारण कर लेता है तथा उसी प्रारंभिक बिंदु के आधार पर वह इकाइयों को चयनित करता रहता है। इसके उपरांत क्लस्टर सैंपलिंग। इस प्रकार के निदर्शन में अनुसंधानकर्ता जनसंख्या को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करता है। जिस प्रकार के अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य पूर्व में निर्मित किए गए हैं, उन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप वह अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर उस वर्ग से निदर्शन को रैंडमली चयनित करने का प्रयास करता है। मसलन आयु,
वर्ग, लिंग, स्थान आदि अनेक ऐसे वर्ग होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र के आधार पर उपयोग में लाता है। इस प्रकार के निदर्शन का उपयोग कर अनुसंधानकर्ता के पास संबंधित क्षेत्र के बारे में एक व्यवस्थित जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वहाँ उस क्षेत्र में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, किस आयु वर्ग के कितने लोग हैं। तो इस प्रकार के अध्ययन हेतु अनुसंधानकर्ता क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग करता है। संभाव्य निदर्शन प्रविधि के इन चारों प्रकारों में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे यहाँ चयनित किए जाने वाली समस्त इकाइयों में पूर्वाग्रह के अवसर कम होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं के विवेक के आधार पर, स्वयं की इच्छा के आधार पर इन इकाइयों का चयन नहीं करता है। दैवीय तरीके से, स्वाभाविक रूप से इन इकाइयों का चयन होता है। तो ऐसे में पूर्वाग्रह की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि संभाव्य निदर्शन प्रविधि के तहत चयनित किए गए इकाइयों से शोध की गुणवत्ता व विश्वसनीयता सुदृढ़ होती है तथा साथ ही ये चयनित की गई इकाइयां समूची जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के रूप में सही तरीके से कार्य करती हैं। इसके अलावा जब अध्ययन क्षेत्र में एक विशाल जनसंख्या हो, एक बड़ी जनसंख्या से हमें इकाइयों को चयनित करना है, तो इस संदर्भ में भी संभाव्य निदर्शन पद्धति अधिक कारगर सिद्ध होती है, चूँकि समूची जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के तौर पर इस पद्धति को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता उच्च गुणवत्ता वाली सूचनाओं को संकलित करने तथा बृहद जनसंख्या पर उसे लागू करने में सक्षम हो पाता है। इसके उपरांत नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी गैर संभाव्य निदर्शन पद्धति, यह संभाव्य निदर्शन पद्धति के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ समस्त इकाइयों को चयनित होने की समान संभावनाएं नहीं मिलती हैं। ऐसे में चयनित की गई इकाइयां संपूर्ण जनसंख्या का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व कर पाने में सक्षम प्रतीत नहीं होती हैं। हालांकि अनुसंधानकर्ता इन इकाइयों का चयन संपूर्ण इकाई के प्रतिनिधित्व के तौर पर ही करने का प्रयास करता है। इस प्रकार की निदर्शन प्रविधियों में अनुसंधानकर्ता की स्वेच्छा, उसके द्वारा निर्मित किए गए उद्देश्य तथा उसकी कुशलता, विवेकशीलता अधिक प्रभावी होती है। यहाँ अनुसंधानकर्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वह जिस किसी भी इकाई को चयनित करना चाहे उसे वह अपने अध्ययन की इकाई के रूप में चयनित कर सकता है। अतः ऐसे में संपूर्ण इकाइयों के चयनित की जाने वाली संभावनाएं कम हो जाती हैं। इन 5 प्रकारों को हम गैर संभाव्य निदर्शन पद्धति के तहत रख सकते हैं। सबसे पहले कन्वीनियंट सैंपलिंग यानी सुविधाजनक निदर्शन। इस प्रकार के निदर्शन में अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के आधार पर किसी भी इकाई को निदर्शन की इकाई के रूप में चयनित कर सकता है। जैसे हमने कई जगह यह देखा होगा कि हम किसी मॉल के आसपास में रहते हैं अथवा किसी शिक्षण संस्थान के आसपास में रहते हैं, तो वहाँ कई लोग एडवर्टीजमेंट के पर्चे बांटते हैं। तो वे उन पर्चों के आधार पर इकाइयों को चयनित करते हैं। उसमें से जो कोई भी उसके लिए इच्छुक है वह संबंधित संस्थान में अथवा उनके द्वारा निर्मित की गई परियोजना में शामिल हो सकता है। इसके अलावा जब कभी भी हम फीडबैक लेते हैं तो फीडबैक के लिए किसी भी इकाई को हम चयनित कर लेते हैं। उसके लिए ना ही हमें संपूर्ण जनसंख्या के बारे में जानकारी होने की आवश्यकता होती है, ना ही हम कोई पूर्व नियोजित योजना बनाते हैं कि हमें किन इकाइयों को चयनित कर लेना है। अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुरूप किसी भी इकाई को यहाँ चयनित करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके उपरांत कोटा सैंपलिंग। यहाँ अनुसंधानकर्ता इकाइयों की विशेषताओं के आधार पर कुछ वर्गों का निर्माण करता है तथा उन वर्गों से अनुसंधानकर्ता अपनी स्वेच्छा से इकाइयों को चयनित कर लेता है। निदर्शन का यह प्रकार कई मामलों में क्लस्टर सैंपलिंग से मिलता जुलता है, परंतु इन दोनों निदर्शनों में मूलभूत अंतर यह है कि क्लस्टर सैंपलिंग में इकाइयों को चुने जाने की समान संभावनाएं होती हैं। उन्हें संयोग के आधार पर दैवीय तरीके से चयनित किया जाता है, जबकि कोटा सैंपलिंग में अनुसंधानकर्ता स्वेच्छा से किसी भी इकाई को तथ्य संकलन की इकाई के रूप में चयनित करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके उपरांत जजमेंटल और पर्पजिव सैंपलिंग यानी निर्णयात्मक अथवा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। इस प्रकार की निदर्शन इकाई को अनुसंधानकर्ता अपने विवेक और कौशल के आधार पर चयनित करता है,
जब भी अनुसंधानकर्ता अपना शोध कार्य आरंभ करता है तो उसी दौरान उसके द्वारा उस शोध कार्य को नियोजित करने के लिए, उसकी दिशा को निर्धारित करने के लिए कुछ उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए अनुसंधानकर्ता यहाँ इन निदर्शन की इकाइयों को चयनित करता है। मसलन यदि अनुसंधानकर्ता स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की रुचि को जानने का प्रयास करता है तो वह उन्हीं इकाइयों को चयन करेगा जो स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई करने हेतु इच्छुक हैं। जो लोग इच्छुक नहीं हैं उन्हें इस इकाई के रूप में चयनित करने का कोई तुक नहीं बनता है। इसके बाद स्नोबॉल सैंपलिंग यानी हिमकंदुक निदर्शन। इस प्रकार के निदर्शन का उपयोग अनुसंधानकर्ता उस प्रकार के शोध अध्ययनों में करता है जहां शोध विषय के बारे में व्यवस्थित जानकारी संकलित कर पाना अथवा उसका संज्ञान कर पाना मुश्किल होता है। अनुसंधानकर्ता को संपूर्ण जनसंख्या के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसका अध्ययन क्षेत्र बिखरा होता है, उसे नहीं पता है कि किस प्रकार की इकाइयों को इस अध्ययन के दौरान चयनित किया जाना आवश्यक है। ऐसे में वह किसी एक इकाई को चयनित करता है तथा उस इकाई के सहारे ही वह अन्य इकाइयों को चयनित करने का प्रयास करता है। चूँकि इसका नाम भी स्नोबॉल रखा हुआ है, जब भी किसी एक छोटे से बर्फ के टुकड़े को बर्फीले क्षेत्र पर ऊंचाई से लुढ़काया जाए तो वह नीचे आते आते काफ़ी बड़ा स्वरूप कर लेता है। इसी आधार पर इस निदर्शन को स्नोबॉल सैंपलिंग के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ एक इकाई के सहारे अनुसंधानकर्ता अन्य इकाइयों को चयनित करने का प्रयास करता है। जैसे यदि अनुसंधानकर्ता HIV, एड्स अथवा वेश्यावृत्ति अथवा नक्सलवाद जैसी विकट घटनाओं के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करें तो ऐसे में उसके पास संपूर्ण जनसंख्या का विवरण नहीं होता है। वह किसी एक इकाई से बातचीत करता है, वह एक इकाई उसे दूसरे इकाई तक पहुंचाने का कार्य करती है। ऐसे धीरे धीरे करके अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन की इकाइयों को चयनित कर पाता है। इसके उपरांत वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैंपलिंग यानी स्वैच्छिक प्रतिक्रिया निदर्शन। इस प्रकार के निदर्शन में निदर्शन की इकाई अनुसंधानकर्ता द्वारा चयनित ना होकर स्वयं ही चयनित होती है। इस प्रकार के निदर्शन में उत्तरदाता स्वयं को ही चयनित कराता है। उदाहरण के लिए जब भी कोई ऑनलाइन सर्वे होता है तो वहाँ अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात नहीं होता है कि कौन सी इकाई इस सर्वे में शामिल होगी जिनसे वह तथ्यों को संकलित करेगा। स्वतः ही उत्तरदाता उस ऑनलाइन सर्वे में शामिल होता है, उन प्रश्नों के उत्तर देता है तथा स्वयं को निदर्शन की इकाई के रूप में सम्मिलित करता है। इसके अलावा KBC में चयनित किए जाने वाले प्रतिभागी वे स्वतः ही स्वयं को निदर्शन की इकाई के रूप में चयनित कराते हैं तथा उस खेल में प्रतिभाग करते हैं। इस प्रकार का निदर्शन कुछ अधिक ही पक्षपातपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ वही उत्तरदाता स्वयं को निदर्शन की इकाई के रूप में चयनित करवाने का प्रयास करेगा जिसे संबंधित क्षेत्र में रुचि है, जिसे उस बारे में व्यवस्थित जानकारी है। गैर संभाव्य निदर्शन पद्धति भी कुछ मामलों में आवश्यक होती है। जब भी अनुसंधानकर्ता को संपूर्ण जनसंख्या के बारे में व्यवस्थित जानकारी ना हो अथवा उसे त्वरित सूचनाओं को संकलित करना है तो ऐसे में इस प्रकार की पद्धति सहायक सिद्ध होती है। गैर संभाव्य निदर्शन पद्धति में संभाव्य निदर्शन पद्धति की तुलना में समय व संसाधन की बचत होती है। चूँकि इसके लिए पूर्व में ही कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया जाता है, अनुसंधानकर्ता स्वेच्छा से इन इकाइयों को चयनित कर लेता है, तो ऐसे में कम समय भी लगता है तथा अधिक संसाधन भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इसके उपरांत आइए संभाव्य व गैर संभाव्य निदर्शन पद्धति की कुछ प्रमुख अंतरों के बारे में समझ लेते हैं। ये कुछ प्रमुख अंतर हैं जिन पर पूर्व में भी चर्चा की जा चुकी है। अंत में आइए निदर्शन से जुड़े कुछ प्रमुख पदों के बारे में चर्चा करें जिनका उपयोग प्रायः अनुसंधानकर्ता अपने शोध अध्ययन के दौरान करता है। सबसे पहले पॉपुलेशन यानी जनसंख्या।
इस पद का आशय उन इकाइयों से होता है जिन इकाइयों पर अनुसंधानकर्ता अध्ययन करना चाहता है। वे समूची इकाइयां जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र के नाम से जानता है। मसलन यदि आपका कार्य किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित छात्रों पर है, किसी एक निश्चित क्षेत्र पर है, तो उससे संबंधित वे समस्त इकाइयां आपकी जनसंख्या के रूप में, आपके पॉपुलेशन के रूप में जानी जाएंगी। इसके बाद सैंपल यानी निदर्श। अनुसंधानकर्ता जिन इकाइयों को तथ्यों को संकलित करने के लिए चयनित करता है उन्हें ही वह सैंपल के रूप में समझता है। इसके बाद सैंपलिंग यानी निदर्शन। यह एक वैज्ञानिक प्रविधि होती है जिसके सहारे अनुसंधानकर्ता इन इकाइयों को चयनित करता है। इसके बाद सैंपलिंग फ्रेम यानी निदर्शन ढांचा। यह उन व्यक्तियों की वास्तविक सूची होती है जहां से अनुसंधानकर्ता द्वारा नमूना चयनित किया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि संपूर्ण जनसंख्या जहां से अनुसंधानकर्ता इन इकाइयों को चयनित करता है उसे ही हम सैंपलिंग फ्रेम के नाम से जानते हैं। इसके बाद सैंपल साइज यानी नमूने का आकार। जैसा कि पहले भी बताया गया कि अनुसंधानकर्ता शोध कार्य आरंभ करने से पूर्व ही यह निश्चित कर लेता है कि वह कितनी इकाइयों को शोध में तथ्यों को संकलित करने हेतु चयनित करेगा। वह पूर्व में ही निर्धारित कर लेता है कि उसे इस शोध अध्ययन के दौरान कितनी निदर्श की इकाइयों की आवश्यकता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से उसकी समूची जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसी के अनुपात में वह निदर्शन के आकार को निर्धारित करेगा। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने निदर्शन से जुड़े समस्त आधारभूत परिचयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। निदर्शन क्या होता है, यह क्यों आवश्यक होता है, किस प्रकार के निदर्शन आपके अनुसंधान हेतु उपयोगी हैं, कौन कौन से निदर्शन के प्रकार होते हैं, निदर्शन से जुड़ी कुछ प्रमुख पदावलियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यदि यह वीडियो आप शिक्षार्थियों को ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ साझा करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलते हैं सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई इस कड़ी के अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।